बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलियन न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ रिजवान अनवर। आज हम जो मौजू मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो आम रूटीन के मौज़ूआत से हट के है। हम अमूमन जो बात करते हैं अपने टीवी चैनल पर वो बड़े बड़े मौज़ूआत होते हैं, जैसा कि आइन, कानून, जमहूरियत, तरामीम वगैरह वगैरह वगैरह। मगर आज मैंने सोचा कि आपके साथ एक ऐसी इशू पर बात की जाए जिसका डायरेक्टली ताल्लुक पाकिस्तान के उस तबके से है जिसकी तादाद पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा है। मेरा इशारा सतह गुर्बत से नीचे की लकीर पे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर उस तबके की तरफ है जिनकी तादाद किसी भी तबके से पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है। मेरी गुफ्तगू के दूसरे पहलू में मैं मुखातिब करना चाहता हूँ हुक्मरानों को और उनको जो हुकूमत में आना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तानी कौम बहुत मुश्किल कौम है मकबूलियत हासिल करने के लिए? क्या पाकिस्तानी अवाम बड़े टेढ़े हैं ज़हनी तौर पे कि वो आपसे बहुत ऊंची तवक्कुआत लगा के बैठ जाते हैं? मेरा ख्याल है नहीं। ये तो बेचारे वो लोग हैं जो एक सड़क बनने पे अपने उम्मीदवार को अगला इलेक्शन भी जितवा देते हैं और जब वो उनसे वोट लेने जाता है तो उनको हार भी पहनाते हैं। अगर मैं पाकिस्तानी अवाम का मवाजना किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के अवाम से करूं तो शायद पाकिस्तानी अवाम अपने बुनियादी हकूक़ से उतने आशना नहीं हैं जितने बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस के लोग अपने हकूक़ से आशना हैं। मगर क्या हमारे हुक्मरानों पे ये फ़र्ज़ आयद नहीं होता कि अवाम की इस सादा लोही और मासूमियत का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाने की बजाय उनको उनकी जो रियासत का एक शहरी होने के नाते बुनियादी हकूक़ हैं वो उनको बहम पहुँचाएँ, बुनियादी सहूलियात बहम पहुँचाएँ? मेरा ख्याल है यकीनन होता है। मगर यहाँ पाकिस्तानी अवाम की सादा लोही को, उनकी मासूमियत को हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका मिसयूज़ किया जाता है और इसी वजह से पाकिस्तानी लोग जो हैं एक दफ़ा फिर आने वाले जब इलेक्शन होते हैं तो अपने उम्मीदवारों के वादों में, उनके बहलावों में, उनके फुसलाओं में आ जाते हैं और उम्मीदवार वोट बटोर के वो अपनी राह पे जाता है और अवाम फिर उसी करब में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं जिसमें वो कल थे और वो आज भी हैं। यहाँ हमारे मुल्क में सेहत, तालीम, इंसाफ और रोज़गार समेत इतने ज़्यादा मसाइल हैं जिनको शायद कुछ ना कुछ हल करने की तो माजी में कोशिश की गई, मगर शायद उनके पीछे जो हुक्मरानों का विजन था वो अवाम का दुख दर्द कम और अपने अगले इलेक्शन की तैयारी ज़्यादा था। उसी वजह से अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े स्कूल्स, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े मॉडल थाने, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वो तो बन गए, मगर उनके अंदर जो निज़ाम है वो आज भी वही है जो 70 साल पहले था। वही फरसूदा निज़ाम, वही घिसा पिटा निज़ाम, जहाँ पे जो गरीब आदमी जाता है तो वो दर्द से वो करा रहा होता है, मगर उसको डॉक्टर एंटरटेन नहीं करता, उसको मरम पट्टी करने में वही तखीर होती है जो आज से 50 साल पहले होती थी। अगर कोई गरीब आदमी है, उसके पास पैसे नहीं है, वो किसी जख्मी को लेके जा रहा है, डॉक्टर के पास वही बेहिसी, वही गफलत होती है जो कि एक रवायती तौर पे पाकिस्तान की एक हिस्सा रही है शुरू से, कि जनाब आप जाएं और ये दवाई ले आएँ, खून की ये बोतल ले आएँ। मरीज को ये महसूस नहीं होता कि मैं हॉस्पिटल में आया हूँ तो ये मेरी रियासत का एक हॉस्पिटल है जिसमें मुझे एहसास तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, मुझे कोई उम्मीद मिलेगी कि मेरा यहाँ इलाज हो जाएगा आसानी से। उसके ऊपर शायद ऐसी ट्रेनिंग नहीं है, ना डॉक्टर की ट्रेनिंग है, ना नर्स की ट्रेनिंग है, ना जो हॉस्पिटल का एडमिन बैठा है उसकी ट्रेनिंग है। तो गरीब बेचारा मजबूर होता है कि किसी ना किसी बड़े की, किसी MP MNA की सिफारिश करवाए तो फिर उसको निस्बतन बेहतर सलूक किया जाता है, वरना वो बेचारा उधर ही रुलता रहता है और कई दफ़ा तो इमवात हो जाती हैं जख्मियों की मुनासिब देखभाल ना होने के बायस। इसी तरह अगर एक आम आदमी, उसको कोई थाने से मुतल्लिक काम पड़ जाता है, वो थाने जाएगा, उसको तजलील का सामना करना पड़ेगा। वो जो SHO साहब होते हैं उधर, वो उसकी बात तब तक नहीं सुनेगा जब तक इलाके के किसी UC चेयरमैन या किसी MP MNA की सिफारिश नहीं होती या किसी बड़े की सिफारिश नहीं होती, तो शायद उसके साथ कुछ इज्जत का सलूक हो जाए। अदरवाइज तो उसको ऐसी भूल भुलैयों में वो भटका देते हैं कि जिसके बाद उसका वैसे ही दम निकल जाता है उस बंदे का, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता। पाकिस्तान के अंदर मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसा थाना है जहां हर रोज रिश्वत नहीं ली जाती? मेरे ख्याल में कोई नहीं है। जितने थाने, हर जगह पर रिश्वत ली जाती है। इसी तरह
इंसाफ खरीदा जाता है। इधर अगर आप राइट पे भी हैं तो फिर भी पुलिस वाला आपसे रिश्वत जरूर तलब करेगा, अदरवाइज वो आपकी मुखालिफ पार्टी से रिश्वत लेके वो आपके खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज कर सकता है। तो इसी तरह तालीम के जो निज़ाम है उनके अंदर ऐसी खामियां हैं कि जिसकी वजह से बड़े सारे तालिब इल्मों का मुस्तकबिल आज तक तबाह हो चुका, और अंदेशा है कि मजीद तालिब इल्मों का भी जो है वो मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। तो मैं ये कहता हूं कि सिर्फ अब वक्त ये नहीं है कि सिर्फ हुक्मरानों पे सारा कुछ हम डाल दें। ये जो इंतज़ामी अफसरान है, इंतज़ामी अफसरान के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। मैं ये समझता हूं कि क्या वजह है कई बर्रे आज़मों के हुक्मरान हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो खलीफा वक्त थे और कई बर्रे आज़मों पर उनकी हुकूमत थी, अगर वो भेस बदल कर अपने गवर्नर्स अपनी रियाया का ख्याल रखने के लिए वो बाहर निकल सकते थे कि क्या मेरे गवर्नर्स जो है वो अपनी फ़राइज़ मनसबी दुरुस्त तरीके से अंजाम दे रहे हैं, क्या मेरी रियाया को कोई ऐसे मसाइल तो नहीं है कि जिसकी वजह से रोज़े क़यामत मुझे जवाब देना पड़े। तो हमारे शहरों के जो डीसीज हैं, जो कमिश्नर्स हैं, जो सीसीपीओज हैं, वो बाहर क्यों नहीं निकल सकते? वो अपने ठंडे कमरों से बाहर क्यों नहीं निकलते देखने के लिए कि मेरे मातहत की कारकर्दगी कैसी है? क्या किसी चौक के अंदर कोई ट्रैफिक वार्डन किसी रिक्शे वाला से कमीशन तो नहीं ले रहा? क्या किसी थाने के अंदर किसी गरीब के ऊपर नाजायज तशद्दुद तो नहीं हो रहा? मेरे जिले के डीपीओ की ये जिम्मेदारी है, मेरे डिस्ट्रिक्ट्स, मेरे रीजन्स के जो अफसरान हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, उनको चेक करें। मगर ऐसा होता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी हुकूमत को मकबूलियत हासिल करना यहाँ पाकिस्तान में इज़ नॉट अ बिग डील। आप इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें, आम आदमी से मोहब्बत करें, उसकी मसाइल का जो है वो इदराक करें और उनका हल भी करें। तो जो आज हैं मैं उनको भी कहता हूं और जो आना चाहते हैं मैं उनको भी कहता हूं कि ये कोई मुश्किल मुल्क नहीं है, बड़ा आसान मुल्क है। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएं, बड़ी अच्छी बात है। सीपैक लेके आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप ब्रिज बना रहे हैं, वेरी गुड। मोटरवेज इज ऑल्सो वेरी गुड। मगर आम आदमी को इग्नोर ना करें। अगर आम आदमी को इग्नोर कर देंगे तो सिस्टम आपको इग्नोर कर देगा। वक्त बदल रहा है। आज जो डायमेंशन है ना पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायमेंशन, वो चेंज हो चुकी हैं। शऊर आना शुरू हो चुका है। ये मीडिया का दौर है। लोग करप्ट लोगों को, गाफिल हुक्मरानों को इतनी आसानी से अपने ऊपर हुक्मरानी करने नहीं देंगे। बतौर एक पाकिस्तानी, मुल्क के तमाम इदारे हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, मगर इन मुअज़्ज़ज़ इदारों के अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं। इन इदारों को जब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जब इनको बनाया गया, तो इन इदारों के आइन के अंदर लिखा गया था कि आप अवाम के मुलाजिम हैं, आप सिविल सर्वेंट हैं। आपके फ़राइज़ मनसबी में शामिल है कि अवाम नास के मसाइल को हल करें, उनके दुख दर्द को समझें, क्योंकि रियासत उनकी माँ है अवाम नास की। मगर इन इदारों के अंदर गंद किसी ने बाहर से आके नहीं डाला। इन्हीं के अंदर लोग आए, इन्हीं के अंदर से उन्होंने करप्शन शुरू की, इन्हीं के अंदर उन्होंने रहकर इदारों को बदनाम किया। तो अब वक्त आ गया है इदारों, मुअज़्ज़ज़ इदारों को, पुलिस, रेंजर्स, हेल्थ, एजुकेशन, इन तमाम इदारों को काली भेड़ों से पाक करने का वक्त आ गया। निकाल बाहर फेंके इनको। इनकी कोई जगह नहीं। आपके पीछे पास टैलेंट पड़ा है। पीछे तालीम याफ्ता नौजवान बेचारे रुल रहे हैं नौकरी के लिए, जो डिजर्व कर रहे हैं वो रुल रहे हैं। उनको भर्ती करें अपने इदारों में, उनकी नए सिरे से ट्रेनिंग करें, उनको बताएं कि हम क्यों पीछे थे, हम दुनिया से क्यों पीछे रह गए, इसी अशराफिया की वजह से, जिन्होंने रिश्वतें ले लेके अपने असासे अरबों रुपए तक पहुंचा लिए। मगर आम आदमी आज भी उधर का उधर ही है। उसको अभी भी अपने मसाइल हल करने के लिए पटवारी को भी रिश्वत देनी पड़ती है, क्लर्क को भी रिश्वत देनी पड़ती है, पुलिस के किसी ASI, SHO, DSP को भी रिश्वत देनी पड़ती है। मगर अफसोस, सद अफसोस कि इस पर अभी तक किसी ने कमा हक्का हु काम नहीं किया। अब वक्त आ गया, काली भेड़ों से निजात हासिल करें। ये मोतलियों वगैरह से कुछ नहीं होगा, ये एक्सप्लेनेशन लगाने से कुछ नहीं होगा। इनको निकाल बाहर करें, टर्मिनेशन, रिमूवल फ्रॉम द सर्विस। अब इस चीज की जरूरत है, वक्त का तकाजा ये है। आपने सुना होगा नायब अदालतों की बात हो रही है, नायब अदालतों की बात हो रही है। अब
बड़ी अच्छी बात है। 120 नैब अदालतों की अप्रूवल मेरा ख्याल हो गई है, ये होने वाली है। इसके दो पहलू हैं। नैब का आज तक का अगर रिकॉर्ड देखें ना, तो ऐसा लगता है 120 नई बदनामियां शुरू होने वाली हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो। बतौर एक रियासत का एक शहरी मेरा भी दिल करता है कि हमारी नैब ऐसी हो जिस पे लोग फख्र करें, पाकिस्तानी लोग फख्र करें, बल्कि दुनिया इनको एक मिसाल के तौर पे पेश करे कि पाकिस्तान का अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम बड़ा साफ, शफाफ और नकायज से पाक है। तो इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारी क्या हो सकती है? मगर ऐसा नहीं है। आपको पता है नैब इस वक्त पाकिस्तान का बदनाम तरीन इदारा बन चुका है, क्योंकि आप जो कुछ भी कहते हैं वो साबित नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि ये किसी खास एजेंडे पे काम कर रहे हैं। कहीं से डायरेक्शन आती है तो उसको पकड़ लेती हैं, कहीं से डायरेक्शन आई उसको पकड़ लिया, फिर वो कोई बरी हो गया, किसी की जमानत हो गई। तो ये 120 जो नई अदालतें हैं, इनको 120 नई बदनामियों का बायस खुदारा ना बनने दें। नैब बड़े अच्छे इदारे के तौर पर सामने आनी चाहिए। आप आए, आप अपने शहरों में देख लें। आप बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो तो एक जानिब, जो हुकूमती ओहदों पर बड़े बड़े विराजमान थे वो तो एक जानिब। आप अपने शहरों में देख लें। आप अपने शहरों में एक छलनी लगाए ना जरा नैब वाले, कितने क्लर्क आपको मिल जाएंगे जिसकी 30,000 रुपए सैलरी है, मगर उसके हिसाब से 50 करोड़ रुपए हैं। कितने पटवारी आपको मिल जाएंगे जो किसी दूर दराज पसमानदा से जिले से उनका तल्लुक है, लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद में उनकी 40-40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। आप उनको देखें, आप ढूंढने जाएंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी हालात पैदा करे, होश दे हमारे कानून साजों को, कि हमारे नैब, हमारी पुलिस, हमारी FIA, हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ ऐसे काबिल फ़ख्र इदारे बने कि दुनिया इन पर फ़ख्र करे। कभी तो ये रवायत शुरू होनी है। कब तक हम मलबा डालते रहेंगे कि पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, मुस्लिम लीग नून ने ये कर दिया, किसी फौजी ने ये कर दिया? भाई आप आगे हैं। अब ये रवायत आप ही शुरू कर लें। आप शुरू करेंगे, लोग आपको दुआएं देंगे। पाकिस्तान का ये जो तासुर बना हुआ है ना पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान के थाने रिश्वत और करप्शन का गढ़ है, और पाकिस्तान की जो जेलें हैं वो एक मुजरिम साज फैक्ट्री हैं, इनको आपने तब्दील करना है। मेरे पॉलिसी साजो, ये आपका काम है इनको तब्दील करना। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये चंद इंस्पेक्टरों, चंद DSPओं, चंद क्लर्कों, चंद EDO को, इनको नौकरियों से बर्खास्त कर दें, ये सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए कुछ जज्बा पैदा करें। ये जो सिफारिशें हैं ना, सिफारिशों को मुस्तरद करना शुरू कर दें। सिफारिशें 1-2 की होती हैं, उनका सामना जो है ना 22 करोड़ लोगों को करना पड़ता है। आप जब एक राशि DSP को नौकरी से बर्खास्त नहीं ना करते, सिर्फ मुअत्तली पे इक्तफा करते हैं, तो उसकी जो उसकी असरात हैं वो 22 करोड़ लोगों पे पड़ते हैं जनाब। जब किसी एक करप्ट EDO एजुकेशन को आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे फारिग कर देते हैं कि बस ठीक है आपने एक्सप्लेनेशन दे दी, दैट इज गुड एनफ, तो उसके असरात पूरे एजुकेशन के निज़ाम पे पड़ते हैं। जब आप रेवेन्यू के किसी ADC को टॉलरेट कर देते हैं ना उसकी रिश्वतखोरी पे या किसी गफलत पे, तो उसका जो असरात हैं वो भी पूरे 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम पे पड़ते हैं। तो बिल वास्ता तरीके से अगर देखा जाए तो आप जो पॉलिसी मेकर साहिबान हैं, असल में तो फिर आप जिम्मेदार हुए ना, क्योंकि आप टॉलरेट करते हैं, आप मैनेज कर जाते हैं या मैनेज आपको करवा दिया जाता है। तो ये रुथलेस सिस्टम शुरू करें। पाकिस्तानी अवाम आपके लिए ना, जिस तरह तैयब अर्दोगान के लिए टैंकों के नीचे लेटे थे, वो आपके लिए भी लेटने पे तैयार हो जाएंगे। पाकिस्तानी बड़े अच्छे लोग हैं, इनके कोई मुतालबात बहुत ऊंचे नहीं है कि हमारे लिए कुछ आसमान से कुछ तारे तोड़ के लाएं। वो इंग्लैंड वाले हैं ना, वो कहते हैं कि हमारे लिए मुझे साफ हवा चाहिए, क्योंकि उनके मसाइल और तरह के हैं। वो कहते हैं कि मुझे इतने फ्लैट्स चाहिए। इंग्लैंड वाले कहते हैं कि हमें यूरोपीय यूनियन में जाना है, कोई कहता है हमें यूरोपीय यूनियन में नहीं जाना। उनके मसाइल और तरह के हैं, वो ज्यादा डेवलप्ड लोग हैं। हमारे लोगों के तो मसाइल ही बड़े सीधे साधे हैं। ये तो कहते हैं सिर्फ इंसाफ दे दो, ये कहते हैं हमें कुछ बेहतर तलीम, यकसान निज़ाम तलीम दे दो। ये तो ये कहते हैं कि हमें तजलील का सामना ना करना पड़े जब मुझे पासपोर्ट बनवाने के लिए जाना है। ये तो बेचारे कहते हैं कि मुझे लाइन में खड़े होकर ना बिल जमा ना करवाना पड़े, कोई ऐसा सिस्टम बना दो। इनके मसाइल बड़े छोटे छोटे हैं, इनको आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। ये लोग आपके नारे लगाएंगे। तो आप बराह करम इन चीज़ों पे, मेरी बातों पे आप गौर करें। यह आपके लिए भी बेहतर है और मुल्क के अवाम के लिए भी बेहतर है। जो बरात याफ्ता तबका है उसके लिए एक पाकिस्तान है,
जो एक गरीब पाकिस्तानी है, पसमानदा पाकिस्तानी है, उसके लिए एक और पाकिस्तान है। क्या वजह पाकिस्तान को तीसरी दुनिया का एक पसमानदा मुल्क समझा जाता है? क्या वजह जी इसकी? मेरे ख्याल में उसकी वजह यही है कि यहां निज़ाम इंसाफ नाकिस है। यहां गरीब को इंसाफ लेने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं और फिर भी नहीं मिलता। जिसके पास पैसा है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके पास ताकत है, वो इंसाफ ले लेता है और इंसाफ से बच भी जाता है। तो जनाब, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि पाकिस्तान में इंसाफ हासिल करने के लिए सदियां दरकार हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट की ये रिमार्क्स हैं कल परसों के, तो इसके ऊपर तवज्जो दे दें थोड़ी सी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पाकिस्तान के लिए ये तासुर जाहिर करें कि यहाँ पे निज़ाम इंसाफ नहीं है। आप तरक्की याफ्ता मुल्क कैसे बन सकते हैं? कहला ही नहीं सकते दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क। दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा मुझे जाती तौर पर बड़ा पसंद है, ये इमरान खान साहब ने लगाया था, लेकिन उसकी अमली तफसीर में ना हमने 1 इंच अभी तक पेशरफ्त नहीं की। पेशरफ्त करें। लोगों ने आपको वोट दिया था, उस तबके ने भी आपको वोट दिया था जिसने पूरी जिंदगी में वोट कास्ट ही नहीं किया, क्योंकि उसको पाकिस्तान के जो इलेक्टोरल सिस्टम है उस पर एतमाद ही नहीं है। मैं आज एक सफर कर रहा था किसी के साथ टैक्सी में, तो मुझे उसने बताया कि मेरी उम्र 40 साल और जिंदगी में पहली दफा 2018 में वोट कास्ट किया। वो आपसे मुतमईन नहीं है। उसने कहा था पहली दफा किया था, आइंदा वोट कास्ट नहीं करूंगा। तो जनाब वजीर आजम, आप अपने जो हामी है उनको आप कम कर रहे हैं। ये आपकी सरदर्द है, ये मेरी सरदर्द नहीं है। मेरी बतौर एक पाकिस्तानी शहरी अवामी मसाइल को उजागर करना मेरा ये काम है, वो मैं करता रहूंगा। इसका आपको फायदा होता है, बिल्कुल लें, अवाम के लिए करें। जो तवक्कुआत लोगों ने आपसे बांधी थी उनको करें, ऊपर चढ़ जाएं, मकबूलियत का ग्राफ आपका ऊपर चढ़ जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका तो फिर नाम भी नहीं लेने वाला कोई नहीं होगा। पाकिस्तान में क्या नहीं है? यहां दुनिया के सबसे ज्यादा मौसम इधर है, दुनिया की सबसे ज्यादा फसलें फल इधर है, मादनियात से आपका मुल्क भरा पड़ा है। अगर नहीं है तो क्या नहीं है? पाकिस्तानियों की किस्मत में सिस्टम नहीं है। इन जो कुदरती सहूलियात हैं, जो कुदरत की जो नेमतें हैं, इनसे फायदा उठाने के लिए सिस्टम नहीं वजह हो सका इधर। ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जहां एक तरफ गंदम की कटाई हो रही है, आटा सस्ता होना चाहिए, यहां उसी वक्त महंगा हो जाता है। तो ये कौन करेगा? मजबूर ना करें लोगों को, मजबूर ना करें लोगों को लोग मायूस हो जाएं। लोग पहले ही बेचारे दर्द के मारे हुए लोग हैं, बेरोजगारी, ऊपर से ये कोरोना वायरस की वजह से दुनिया बड़ी परेशान है। इनको कुछ नहीं दे सकते ना, तो कम से कम इनको एक इंसाफ देना शुरू कर दें, इनको एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू कर दें कि रियासत आपके ऊपर बैठी है, आज मुश्किल हालात हैं, कल ठीक हो जाएंगे, लोग आपसे खुश हो जाएंगे। लेकिन शुरू करें। 2 साल गुजर चुके हैं, अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हम नहीं कहते कि ओवरनाइट सारा कुछ कर दें, होगा भी नहीं ओवरनाइट, इसके लिए बड़ा वक्त चाहिए। लेकिन कम से कम इतना तो हमारा हक है कि हम ये आपको बता सकें कि हमने जिस सफर का आपने वादा किया था कि मैं उस जानिब जाऊंगा, 2 नहीं 1 पाकिस्तान की जानिब और एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तानी की जानिब, उसमें कम से कम को 5-10% पेशरफ्त ही दिखा दें। आप तो अब तक शायद वो भी नहीं दिखा सके। ये मैं नहीं कह रहा, बस ये एक समाजी कारकुन, मेरा रोजाना सैकड़ों लोगों से रब्ता होता है, मैं उन लोगों की आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि को बड़ी जल्दी है, सफर शुरू करें तो एक दिन इंशाल्लाह मंजिल पे भी पहुंच जाएंगे। और मेरा शो का वक्त खत्म होने वाला है, और आखिर में मैं मौजू से थोड़ा हट के मैं एक बात है, मैं उस पर भी 2 अल्फाज जरूर कहना मुनासिब समझूंगा। उस पर इसलिए कहना मुनासिब समझूंगा कि अगर मैंने उस पर बात ना की तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ रिवायात, कुछ ख़राब रिवायात, जो गलत रिवायात हैं उनको तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये भी जो मैं बात कहने लगा हूँ ये भी उसी का हिस्सा है। उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट आ गई। ये 2 JIT रिपोर्ट्स हैं। एक के बारे में कहा जाता है कि वो मैनेज शुदा JIT रिपोर्ट है, एक के बारे में कहा जाता है कि वो सही JIT रिपोर्ट है जो ओरिजिनल थी, जिसमें असल हकायक हैं। और जो असल हकायक वाली JIT रिपोर्ट है उसके ऊपर ISI, MI, रेंजर्स और IB के दस्तखत मौजूद हैं। अब वक्त आ गया कि ये चारों जो मुअज़्ज़ज़ इदारे हैं पाकिस्तान के, ये कौम को बताएं कि अली ज़ैदी के पास जो रिपोर्ट है वो गलत है, ये सही है, जिनके ऊपर इन चारों के दस्तखत हैं। अगर इस पर खामोशी रही तो बड़ी माजरत के साथ पाकिस्तानी अवाम
ये समझेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक और एनआरओ दे दिया गया है। तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, इन तमाम मुअज़्ज़ज़ इदारों के जो लोग हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इसके ऊपर खुलकर कौम के सामने अपना मौक़िफ़ लाएं। जितना आप खुलकर बात करेंगे, कौम बड़ी मोहब्बत करती है आपसे, बड़ा एतमाद है आप पर, और खुलकर आप मौक़िफ़ बयान करें। इंशाल्लाह अगर आपकी बात सही है तो पूरी कौम आपकी पुष्ट पे खड़ी होगी। इसी के साथ मेरा आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मैंने कोशिश की, मैं आज अवाम से और हुक्मरानों से मुखातिब हुआ था, और मैंने कोशिश की कि उन चीज़ों को उजागर किया जाए जिन पे बात करने के लिए अक्सर लोग हिचकिचाहट का शिकार होते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया, इन चीज़ों पे बात करनी पड़ेगी। अगर इन चीज़ों पे बात ना की तो तारीख माफ़ नहीं करेगी हमें। अगर मैं कोई समाजी कारकुन हूँ, मैं अगर पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं दुकानदार हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कोई हैंडीमैन हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं लिखारी हूँ या मैं स्पीकर हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मुझे बात करनी पड़ेगी। मुझे हुक्मरानों को आईना भी दिखाना पड़ेगा, और अगर वो सही काम करते हैं तो भरपूर तरीके से उनकी सपोर्ट भी करनी पड़ेगी, और अगर वो ख़राब काम करेंगे तो मुझे उनको मुस्तरद भी करना पड़ेगा, उनकी मज़म्मत भी करनी पड़ेगी। यही वो तरीका है जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान हम सब का है, अवामुन्नास का भी है, अफसरों का भी है, सियासतदानों का भी है, फौजियों का भी है, सबका पाकिस्तान है। और पाकिस्तान है तो हम हैं। ये पूछे उनसे जिनके पास मुल्क नहीं है, जो गुलामी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, या उनसे पूछे वतन की अहमियत क्या होती है। तो इस वतन के लिए थोड़ा सा फिक्र करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। उम्मीद है आपको मेरी बात से किसी को कोई इख्तलाफ भी हो सकता है। अगर इख्तलाफ है तो आप इख्तलाफ राय भी कर सकते हैं। आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स का और व्यूज़ का इंतज़ार रहेगा मुझे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि आइंदा बेहतर अंदाज में मैं आपसे बात कर सकूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।